नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के 11वीं क्लास के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम जल संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय के परिवेश के अनुसार हम जल संरक्षण की जो परिपाटी है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम जल को क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। और संरक्षण करने का मतलब क्या है कि हमें आने वाले समय के अंदर हमें उस जल का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। जैसा कि खेती किसानी का जो काम है हमारा, उस काम के अंदर हम किसान भाइयों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो भी वर्षा जल है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि ये वर्षा जल जो है उसी को हम क्या कर सकते हैं, आगामी हमारे जो फसलों को जो हमें बोना है उसके अंदर सिंचाई जल का हम इस्तेमाल कर सकें। और इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके कुछ उद्देश्य हैं कि हम किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि हम जो भी पानी जो बह करके आता है, जब वर्षा होती है तो ढलान वाले क्षेत्रों से या मृदा में या मृदा की सतह के ऊपर जो भी जल है वो जल को हम क्या है, मृदा के अत्यधिक जो भू कटाव है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं कि हम जल संरक्षण को करें, ताकि इस जल संरक्षण के द्वारा हम भूमि के अंदर उपयुक्त नमी को बनाए रख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पादप जितने भी हैं उन पादपों के द्वारा क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद साथ ही साथ वाष्पीकरण की क्रिया भी होती है, और पादपों के अंदर कुछ जैविक क्रियाएं भी होती हैं जिनके अंदर जल की आवश्यकता पड़ती है। और इस जल के कारण जो भी मृदा से जल का जो ह्रास होता है और जब वर्षा जल की आवक होती है, आपूर्ति होती है, तो ऐसे में ये जल जो है अपवाह क्षेत्र के साथ में बहुत सारी मृदा को, उपजाऊ भूमि को क्या कर देता है, ये बहा करके ले जाता है। तो हम सूखा या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को जल संरक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको दुरुस्त कर सकते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें कि जल संरक्षण जो है ना, एक तो अत्यधिक हम क्या करते हैं, मृदा का जो कटाव होता है, यानी कि मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं इससे, ठीक है ना। एक तो मृदा अपरदन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मृदा जल जो है उसको भूमिगत जल के रूप में हम तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पानी जो है वो वाहित रूप में जब आता है, यानी कि अगर हम देखें शुरुआत में कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा जो पानी धरातल पर आकर के गिरता है उसमें से कुछ जल जो होता है वो वाहित होकर के अपवाह क्षेत्र के द्वारा चला जाता है, और पानी जो है वो एक स्थान से बह करके जब दूसरे स्थान पर जाता है तो साथ में मिट्टी का कटाव भी करता है और आसपास की जो वनस्पति उसको भी प्रभावित करता है। कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं पर वर्षा कम होती है, और कहीं पर वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। और ऐसे में जो वाहित जल है और भूमिगत जल है, ठीक है ना, भूमिगत जल है, तो इसकी जो मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जल का संरक्षण करते हैं। और जल को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जल संग्रह करने वाले जो डैम है, जो बांध है, ऐसी बांध परियोजनाओं का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर नदियों का पानी रोका जाता है। वर्षा जल की आवक जब होने पर इन बांधों के अंदर जब पानी भर जाता है तो इनके गेट्स और चैनल्स को खोल करके हम क्या कर देते हैं, अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यही जल जो है वो हमारे भूमिगत जल के स्तर में सुधार लाता है। अगर हम जल संरक्षण नहीं करेंगे, पानी को अगर रोकेंगे नहीं, तो हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर क्या होगा, पानी बह करके चला जाएगा। जहाँ पर ढलान वाले क्षेत्र हैं और जहाँ तराई वाले क्षेत्र है, तो हर जगह पर पानी का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो अलग अलग है। और हम यहाँ चाहते हैं कि हम जल का संरक्षण उपयुक्त तरीके से करें, जिससे कि हम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कहीं सूखा होता है, तो इन स्थानों को हम क्या कर सकते हैं, उस जल के संरक्षण के द्वारा हम इसको हम
बाढ़ से प्रभावित होने और सूखे से प्रभावित होने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अत्यधिक पानी की आवक से बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता है या अनियमित वर्षा होती है या औसत वर्षा से भी कम वर्षा पाई जाती है, तो ऐसी जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो हम इस जल का संग्रह करके हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जल का निकास करके हम सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंदर पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ हम जहां पर देखते हैं कि जहां पर मृदा के अंदर जल को अवशोषित करने की क्षमता या जल को धारण करने की क्षमता जो है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ मृदा के अंदर जो गाद की समस्या होती है ना, उसको भी हम सुधारते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जल संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद हम देखते हैं तो जल संरक्षण क्या चीज़ है ना। इसको हम परिभाषित रूप से देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जल संरक्षण की परिभाषा है ना, कि जल को क्या किया जाता है, ठीक है ना, उपयुक्त तरीके से हम क्या करते हैं, जो जल वाहित जल है या मृदा की सतह के ऊपर मृदा की सतह के ऊपर जो है जल को सुरक्षित करना, ताकि आगामी समय में हम क्या कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके। या जल के सदुपयोग को ही हम क्या कहते हैं, जल संरक्षण कह सकते हैं। यानी कि जो जल है उसका हम क्या करें, सदुपयोग करें। तो जल सदुपयोग, जो वर्षा जल है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, मितव्ययता से करें, और इस जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों के अंदर और पीने के योग्य इस जल को पीने के लिए काम में ले सकते हैं, सिंचाई के लिए इसको काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें जल को हम क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि हम आगामी जो भी योजनाएं हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हम कर सके। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जल संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि हमें जल संरक्षण की जो आवश्यकता है वो क्यों बढ़ी, क्या कारण है कि भी हम जल संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को हम क्या कर सकते हैं, जल के सही प्रयोग के द्वारा हमको क्या कर सकते हैं, हम दुरुस्त कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी प्रणाली है सिंचाई की, या जहाँ पर फसलें जो बोई जाती है किसानों के द्वारा, उन फसलों को उनकी क्रांतिक अवस्थाओं के समय उनको जल मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जहाँ पर पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ कार्य की शुष्कता आ जाएगी, और जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर भौतिक शुष्कता आ जाएगी। तो इन चीज़ों को हम मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए और इसमें सुधार के लिए हम क्या करते हैं, जल को संरक्षित करके हम क्या कर सकते हैं, जल को स्थानांतरित करके उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो मृदा के अंदर जो है, हम पानी को इकट्ठा करें, मिट्टी के बांध बनाएं, पक्के बांध बनाएं, कई जल परियोजनाओं का निर्माण करें, और कहीं पर हम तालाब बनाते हैं, कहीं पर हम पोखर बनाते हैं, और उस जल को क्या कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, ताकि उस जल का सदुपयोग हो सके। और इस जल के द्वारा हम मृदा के अंदर जब पानी को, या मृदा की सतह के ऊपर हम पानी को इकट्ठा करते हैं, तो उसके द्वारा जो भूमिगत जल का जो है ना अत्यधिक क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। और जल संरक्षण की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हमारा पानी जो है वर्षा ऋतु के अंदर जब भी वर्षा होती है तो पानी तो खूब आता है, लेकिन उस पानी का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उस पानी को हम सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, ना ही सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं। तो ऐसे में ये जल जो है व्यर्थ ही चला जाता है, और अपवाह क्षेत्र के द्वारा जो है वो बह कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी ढलान वाले क्षेत्रों से बह कर के तराई वाले स्थानों में चला जाता है, और इस जल को हम जहाँ जिस स्थान पर हमको इसका उपयोग लेना चाहिए था वहाँ हम ले नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस जल की सही
मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो मृदा के अंदर हो या मृदा की सतह के ऊपर हो, और जहाँ पर इस जल की अति आवश्यकता है उस जगह पर पीने के लिए और सिंचाई के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को हम ऐसे तौर तरीके बताए, जैसे हम राजस्थान के परिवेश में बात करें, ठीक है ना, तो हम राजेंद्र सिंह की बात करें जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जल संरक्षण की विधियों के लिए, जल संरक्षण के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया, और राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए किसान भाइयों को एनीकट बनाना, किस प्रकार से जल को संरक्षित करना है, और क्या किया जाए, उन्होंने ऐसी विधियों को ईजाद किया और लोगों को की जन सहभागिता के द्वारा उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। और जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर आज वो क्षेत्र हरे भरे हो गए और हरित राजस्थान का जो सपना है ना, उसको भी पूरा किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जल संग्रह की जो बात करें तो जल को एक सुनिश्चित तरीके से, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पीने और सिंचाई के योग्य वर्षा जल को इकट्ठा करना, ताकि उसे हम आगामी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सके। उसके लिए इस प्रकार की जो विधि है उसको हम जल संग्रह कहते हैं। और जल संग्रह करने के लिए हमारे पास में एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। उस स्थान को हम निर्मित करते हैं, ठीक है ना, जन सहभागिता के आधार पर, या हम व्यक्तिगत रीति से भी इस प्रकार से जल का संरक्षण कर सकते हैं। हम हमारे खेतों के अंदर एक मीटर गहरे, 1 मीटर चौड़े इस प्रकार के गड्ढे बना करके उसके अंदर हम पानी को इकट्ठा करें। जब वो पानी उन गड्ढों में भर जाता है तो उसी पानी का इस्तेमाल जो है आसपास के क्षेत्र के अंदर क्या कर सकते हैं, अपन उसका सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कई तरीके से प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जल को संग्रह कर सकते हैं। परिभाषा को देखा जाए तो जल को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है ना, सिंचाई जल या वर्षा जल को इकट्ठा करने की या एकत्रित करने की जो विधि है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, जल संग्रह कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लघु जल संग्रह विधि का इस्तेमाल करते हैं। और लघु जल संग्रह विधि जो है वो हमारे कृषि से प्रभावित क्षेत्र जो भी है, जहाँ कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 कतारों के बीच में हम क्या कर देते हैं, जल को संग्रहित करते हैं। यही हमारे खेत के अंदर क्या करते हैं कि हम 2 कतारें जो अलग अलग फसल की, जैसे गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है, तो उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मूंग है, मोट है, बाजरा है, ठीक है ना, ऐसी फसलें जो है 2 कतारों के बीच में या लघु जल संग्रह विधि के अंतर्गत हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 2 फसलों के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है वहाँ पर हम नाली बना करके, है ना, या बेड़िया बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरी जो लघु जल प्रणाली विधि है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 2 प्लॉटों के बीच में, यानी हम खेत के अंदर 2 ऐसे हिस्से तैयार कर देते हैं जिसमें एक ढलान युक्त होता है और दूसरा जहाँ पर फसल को बोया जाता है। तो वो ढलान युक्त क्षेत्र से पानी स्थानांतरित होकर के जहाँ पर फसल बोई जाएगी उस स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। और इस प्रकार से फसली पादपों को जो है सिंचाई जल जो है वो मिल जाता है। उस भूमि के अंदर जो है नमी बनी रहती है। मृदा के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उस जल का सही और सिंचाई के रूप में उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वृहद विधि की अगर अपन बात करें तो वृहद जल संग्रह विधि जो है, इसके अंदर हम बड़े पैमाने के ऊपर या बड़े स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे गांव के अंदर क्या कर सकते हैं, 10 × 2 मीटर का जो तालाब पोखर है या तालाब है उसको अपन क्या कर सकते हैं, उस पोखर का निर्माण कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम 5 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई तक पानी सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। यानी कि हम अगर खेत के अंदर पानी छोड़े हैं इस पानी को, तो 1 एकड़ के अंदर 1 एकड़ भूमि के लिए ये 5 सेंटीमीटर जल जो है वो ऊंचाई तक उसका स्तर हो जाता है। और इतने स्तर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के स्तर तक वो पानी के उसके अंदर खड़ा रह सकता है और उससे हम सिंचाई कर सकते हैं। तो हम ऐसी विधियों के अंतर्गत हम वृहद जल
संग्रह विधि के अंतर्गत हम पोखर जो है उसका निर्माण करते हैं और उसके अंदर जल को एकत्रित करते हैं और उस सिंचाई जल का जो उपयोग है वो हम खेती के अंदर कर सकते हैं। और 1 एकड़ भूमि के लिए 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये पानी उसके अंदर खेत में बढ़ जाता है और इसके द्वारा हम फसलों को तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जल संरक्षण की जो विधियां हैं उन संरक्षण की विधियों के अंतर्गत हम जल को क्या करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर और हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, यानी कि उसके लिए पहले तो जल को हम सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी और फिर सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें जल को संग्रहित करके, है ना, उस जल को हम व्यर्थ नहीं जाने दें। और ऐसे ही अगर वो पानी चला जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं आएगा क्योंकि वो धरातल के ऊपर इधर उधर फैल जाएगा। लेकिन जिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उन स्थानों से उस पानी को हम स्थानांतरित करके सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर हम उसको पहुंचा सकते हैं और वहाँ पर हम जल को संग्रहित करके सिंचाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसे बांध निर्मित कर सकते हैं। और उन बांधों के द्वारा, यानी मिट्टी से निर्मित बांध है, तालाब है, पोखर है, एनीकट है, और इनके द्वारा हम जल को संग्रहित करके हम उचित तरीके से क्या कर सकते हैं, जल को सुरक्षित कर सकते हैं, उसकी मात्रा को सुरक्षित कर सकते हैं। और बहुत सारी जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको उसमें सुधार लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। वनस्पति के वृद्धि के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पानी को रोक करके जहाँ पर वनस्पति आच्छादित क्षेत्र नहीं है वहाँ पर वनस्पति आच्छादित क्षेत्र बना सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को वहाँ पर सुचारू रूप से हम तैयार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उसको आगे हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।